कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे बिल्डर्स की उस नए फॉर्मूले की जिसके जरिए वो अपने लटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटे हैं, और वो तरीका है थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। इस फॉर्मूले के लिए बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से करार कर लेते हैं। रंग लाने लगा बायर्स का दबाव, कानून के डंडे का भी डर, लटके प्रोजेक्ट पूरा करने की नई स्कीम, बिल्डर्स का थर्ड पार्टी फॉर्मूला। दिल्ली एनसीआर में ऐसे हजारों लोग हैं जो बिल्डर्स को लाखों करोड़ों रुपए दे चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक अपने फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला है। कई बायर्स तो ऐसे हैं जिन्हें पोजीशन का इंतजार करते हुए 6 से 7 साल हो गए हैं। बायर्स लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बायर्स की आवाज सरकारी गलियारों और अथॉरिटी के कानों तक भी पहुंची है। अथॉरिटी ने बिल्डर्स को जल्द काम पूरा करने की हिदायत देने के साथ ही प्रोजेक्ट पर नजर रखने के लिए कमेटी तक बनाई है। इसके अलावा नए रियल एस्टेट कानून ने भी लोगों को हौसला दिया है। इसमें वादा खिलाफी और धोखा करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में बिल्डर्स पर प्रोजेक्ट पूरा कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे में बिल्डर्स पर प्रोजेक्ट पूरा करने का लगातार दबाव बढ़ रहा है, लेकिन बिल्डर्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बूते प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकें। लिहाजा वो नए रास्ते तलाश रहे हैं। बिल्डर्स का थर्ड पार्टी फॉर्मूला। काम पूरा करने के लिए बिल्डर्स थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी फॉर्मूले के तहत बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर से करार कर रहे हैं। करार के तहत कॉन्ट्रैक्टर एक ग्रुप में 4 से 5 टावर्स लगाएगा। कॉन्ट्रैक्टर अपनी तरफ से शुरुआती पैसा लगाएगा, काम को कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट की स्थिति तक ले जाएगा, यानी काम की वो सीमा जहां बायर्स से बाकी पेमेंट ली जा सके। बिल्डर्स अपने फायदे में से कॉन्ट्रैक्टर को भी हिस्सा देगा। बिल्डर्स अपने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रॉफिट शेयर का हिस्सा देने तक को बिल्डर्स तैयार हो चुके हैं। एनसीआर में कई ऐसे बड़े बिल्डर्स हैं जिनके बायर्स काफी परेशान हैं। रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा नाम आम्रपाली ग्रुप के बायर्स भी फ्लैट के पोजीशन के लिए सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आम्रपाली के कई प्रोजेक्ट्स में काम अटका हुआ है, लिहाजा बायर्स को पोजीशन देने के लिए आम्रपाली ग्रुप ने भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लिया है। बिल्डर्स का थर्ड पार्टी फॉर्मूला। आम्रपाली ग्रुप ने किया थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। आम्रपाली ने 50 स्टार्स का काम पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। 10 कॉन्ट्रैक्टर्स से मिलाया हाथ। हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि काम जल्दी हो ताकि लोगों को हम पोजीशन समय पे दे सकें, और उसके लिए अगर कोई पार्टनरिंग करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स है, चाहता है कि नहीं हम अपनी तरफ से भी रिसोर्स यूज करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, तो उसको अपनी तरफ से हमने एक इंसेंटिव के तौर पे ऐलान किया, और वो बहुत सक्सेसफुल है। सभी जगह वो इस तरह की व्यवस्था की गई है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। बिल्डर्स के इस कदम ने बायर्स को एक नई उम्मीद दी है। माना जा रहा है कि इससे बायर्स को घर के पोजीशन के लिए और इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही उन्हें अपने घर की चाबी मिल जाएगी। पहले सबसे पहले मैं इस कदम का स्वागत करता हूं कि इससे जो हमारे प्रोजेक्ट जितने डिले हो रहे हैं, हो सकता है कि अब आगे आने वाले टाइम में हमारे को फ्लैट जल्द से जल्द मिलेंगे। इसके देखिए हर तरफ से हमारा प्रेशर बन ही रहा है निफोवा का कि हम लोग जो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, अथॉरिटी में भी कंप्लेन किया हुआ है, सीएम का ये लोकायुक्त है वहाँ पर भी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो सब जगह से कंप्लेन करी है, तो अब लग रहा है कि जैसे बिल्डर एक मान के चल रहे हैं कि इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा है, अब रेरा भी आने वाला है। अगर बिल्डर्स की ये स्कीम कामयाब हुई तो न केवल बायर्स और बिल्डर्स के लिए राहत की बात होगी, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई ऑक्सीजन मिलेगी। रियल एस्टेट मार्केट में बायर्स का भरोसा लौटने की भी उम्मीद है। जानकार मानते हैं कि ये कदम बेहद अच्छा है और इससे न सिर्फ लेबर और कॉन्ट्रैक्टर बल्कि फ्लैट बायर्स को खासा फायदा होगा। कैमरामैन सचिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। और अब बात NH24 की। एक ऐसा हाईवे जो दिल्ली एनसीआर की प्राइम लोकेशन पर है। इसके बावजूद NH24 के आसपास प्रॉपर्टी सेक्टर में वैसी रफ्तार देखने को नहीं मिलती जैसी होनी चाहिए थी। इसकी वजह इस हाईवे पर लगने वाला जाम और कनेक्टिविटी। अब ये हालात बदल सकते हैं
क्योंकि NH-24 के चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है। 2018 के आखिर तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। उम्मीदों के हाईवे पर चींटी की रफ्तार, जाम ने लगाया प्रॉपर्टी बाजार की रफ्तार पर ब्रेक। कनेक्टिविटी भी बनी रोड़ा। लेकिन अब बदलने वाली है NH-24 की सूरत। NH-24 दिल्ली NCR में पड़ने वाला यह हाईवे प्राइम लोकेशन पर है। प्राइम लोकेशन इसलिए क्योंकि यह हाईवे केवल दिल्ली को यूपी के कई हिस्सों से नहीं जोड़ता, बल्कि NH-24 के आजू बाजू प्रॉपर्टी बाजार की हॉट डेस्टिनेशन है। NH-24 के एक तरफ गाजियाबाद, इंदिरापुरम और वैशाली है, तो दूसरी तरफ नोएडा है और इसका एक सिरा इन इलाकों को दिल्ली से जोड़ता है। दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला ये है नेशनल हाईवे 24, जिसमें 7 किलोमीटर तो दिल्ली के शामिल हैं। इसमें यूपी के गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर शामिल है। NH-24 दिल्ली, गाजियाबाद, इंदिरापुरम और नोएडा के लिए लाइफ लाइन की तरह है। NH-24 का 7 से 8 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। जैसे ही NH-24 इंदिरापुरम में दाखिल होता है, सड़क संकरी होने लगती है और इसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो जाती है। आए दिन लोगों को लंबे जाम से जूझना पड़ता है। लिहाजा प्राइम लोकेशन होने के बावजूद NH-24 के आसपास बसे इलाकों में प्रॉपर्टी बाजार की प्रगति वैसी नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बिकॉज ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पे काफी ट्रैफिक कंजेशन, काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके चलते हुए एक नेगेटिविटी आती है, तो लोग कहीं ना कोई और सेटलमेंट लेते हैं। लेकिन अब NH-24 की तस्वीर बदलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2015 में चौड़ीकरण की परियोजना की शुरुआत की। NH-24 को चौड़ा करने की योजना नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार घोषणाएं हुई, लेकिन जमीन पर काम नहीं हो पाया। NH-24 के चौड़ीकरण के काम में 6 साल की देरी पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब काम की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। उसका दिखता नहीं, पहले साफ करना पड़ता है, इक्विपमेंट हटाना पड़ता है, पेड़ निकालने पड़ते हैं, जमीन क्लियर करने, पिट्स करने पड़ते हैं, चालू है वहाँ। अब आपको बताते हैं इस योजना के बारे में। NH-24 के चौड़ीकरण का काम 4 हिस्सों में किया जाना है। निजामुद्दीन ब्रिज से यूपी बॉर्डर से डासना और फिर वहां से हापुड़ और मेरठ। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 7,566 करोड़ रुपए है। साल 2018 के आखिर तक प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि ये 3 फेज का काम है, जिसमें 2 फेज को टेंडर मिल चुका है और तीसरे फेज के कैबिनेट की मंजूरी हाल फिलहाल में ही मिली है। काम में पहले ही 6 साल की देरी हो चुकी है, लिहाजा सरकार अब काम को रफ्तार देने में जुटी है। खुद केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि सरकार 400 दिन में काम पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुझे जो प्रोजेक्ट का काम देख रहे उन्होंने एश्योर किया है कि सर हम 400 दिन में ये काम पूरा करके दिखाएंगे। चौड़ीकरण के लिए हाईवे के आसपास से पेड़ काटने का और अन्य काम शुरू हो चुका है। कुछ जगहों पर खुदाई कर मिट्टी की जांच भी शुरू कर दी गई है। नेशनल हाईवे 24 का काम सालों से अटका हुआ था, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज 24 से कहा है कि अब काम शुरू हो गया है। और जैसे ही हम यहाँ आए हैं, हम देख भी रहे हैं कि काम फिलहाल शुरू हो चुका है। फिलहाल जो मिट्टी को जो है यहाँ पर सबसे पहले चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बाकायदा मशीन्स लगी हुई हैं, जिसके सहारे ये चेक किया जा रहा है कि मिट्टी किस प्रकार की है, जिससे कि जब यहाँ पर इसे 2 या 4 लेन में कन्वर्ट किया जाए तो कोई दिक्कत ना आए। NH-24 के चौड़ीकरण का काम सालों से लटका हुआ है, लिहाजा इस हाईवे के आसपास बसे इलाकों में लोगों को आवाजाही के दौरान जाम से जूझना पड़ता है। चौड़ीकरण का काम पूरा होने के साथ ही NH-24 के आसपास के इलाकों की न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि यहां हाउसिंग के लिए कई और विकल्प मिलने की भी संभावना है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। NH-24 पर लगने वाला जाम और कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधाएं नहीं होने की वजह से इस हाईवे के आसपास के इलाकों में लोग जाने से कतराते थे। लिहाजा कई इलाकों में फ्लैट तो खूब बने,
लेकिन उन्हें खरीदार नहीं मिल पाए। जानकारों का कहना है कि अगर NH24 की सूरत बदलती है तो इंदिरापुरम और वैशाली के अलावा कई और इलाकों में भी लोगों के लिए हाउसिंग सेक्टर में रौनक आ सकती है। शुरू होंगी नई हाउसिंग योजनाएं। मिलेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के विकल्प। सरकार की योजना केवल NH24 के चौड़ीकरण की नहीं है, बल्कि इस प्रोजेक्ट का मकसद लोगों को तेज रफ्तार हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना भी है। ऐसे में NH24 के चौड़ीकरण से इंदिरापुरम, वैशाली, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, क्रॉसिंग्स, सिद्धार्थ विहार हाईटेक सिटी में हाउसिंग बाजार पर असर जरूर पड़ेगा। NH24 के चौड़ा हो जाने के बाद यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और जानकार मानते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट जल्द ही बढ़ जाएंगे। जानकार भी मानते हैं NH24 के आसपास मजबूत आधारभूत ढांचे का विकास यहाँ की जरूरत है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगर NH24 के जरिए लोगों को वर्ल्ड क्लास आधारभूत ढांचा मिलता है तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। इंदिरापुरम और वैशाली आज की डेट में इतना ग्रो नहीं करेंगे बिकॉज वो एक पीक प्राइसिंग पे पहुंच चुके हैं और वो एक एंड यूजर मार्केट है, उसमें कोई मैनिपुलेशन या स्पेकुलेशन नहीं है। एक्सपर्ट्स के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग भी मानते हैं NH24 पर लोगों को कई समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, लिहाजा यहाँ प्रॉपर्टी बाजार में वैसी तेजी देखने को नहीं मिलती। लेकिन चौड़ीकरण के बाद हालात बदल सकते हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, बहुत बार इसको NH24 को वाइडनिंग के प्रपोजल गए लेकिन नहीं हो पाए। इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि अभी जैसे कि ये NHAI ने क्लियर किया तो उसके बनने से यहाँ का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा और जो लोगों के आने जाने की जो समस्या का उसको खत्म हो जाएगी। मुंबई और उसके आसपास ना तो घर बिक रहा है और ना ही सस्ता हो रहा है। मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर से निवेशक गायब हो चुके हैं क्योंकि निवेशक मुनाफे के लिए काम करता है और मुनाफे की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही और मुंबई में घर आम लोगों की पहुंच से दूर है। लिहाजा नतीजा यह है कि प्रॉपर्टी बाजार में मायूसी है। मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर से निवेशक गायब, न घर बिक रहे हैं और न ही सस्ते हो रहे हैं। मुंबई और आसपास 1,80,000 घरों को खरीदारों का इंतजार। मुंबई का रियल एस्टेट बाजार इन दिनों अजीब हालात का सामना कर रहा है। जो लोग मोटे मुनाफे के लिए प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे थे वो गायब हो चुके हैं। जो जरूरत के लिए घर खरीदना चाहते हैं वो इसलिए नहीं खरीद पा रहे क्योंकि कीमत उनकी जेब के बाहर है। मिसाल के तौर पर मुंबई के लोअर परेल इलाके को ही लीजिए। यहाँ नामी बिल्डरों के दर्जनों बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं लेकिन लग्जरी प्रोजेक्ट में 5 करोड़ से नीचे का फ्लैट ही नहीं है। लिहाजा एक बड़ा वर्ग इन फ्लैट्स को खरीदना तो छोड़िए, देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मार्केट में घर की डिमांड तो है लेकिन जेब पर भारी ना पड़ने वाले अफोर्डेबल घरों की सप्लाई है, लेकिन सप्लाई को कैटर करने वाला जो है वो सेगमेंट बचा नहीं है। और मेन रीजन इसका कुछ नहीं है, इसका मेन रीजन है प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस पास्ट में जो बढ़े उसने इकोनॉमिक इम्बैलेंस बना दिया। आज सप्लाई और जो रियल एस्टेट के प्राइसेस वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो इंटरेक्टिव नहीं है, जो डोमेस्टिक एफिशिएंसी है, जो कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी। जानकारों का कहना है कि मुंबई में लग्जरी होम्स की डिमांड केवल 5% है और इस 5% में वो लोग आते हैं जिनके पास पहले से घर है। बड़ा तबका ऐसा है जो अफोर्डेबल घर चाहता है, लिहाजा बिल्डरों को इसको ध्यान में रखकर ही रणनीति बनाने की जरूरत है। बिल्डर से इस बारे में बात करें तो कहते हैं कि केवल उनकी कोशिश से बात नहीं बनेगी, सरकार को भी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इंसेंटिव देने होंगे। रियल एस्टेट में अभी जो है कोई डिमांड ऐसी ज्यादा नहीं है क्योंकि जो रेट्स हैं वो सही नहीं है, उनको थोड़ा ठीक होना होगा। गवर्नमेंट बहुत एफर्ट ले रही है, ज्यादा एफएसआई क्रिएट करने के लिए और उसमें नए नियमों में संशोधन, स्मार्ट सिटी के बारे में, और तो उससे जब ज्यादा एफएसआई बढ़ेगी तो उससे रेट्स कम होने चाहिए, वो ग्राहकों को आकृष्ट करेगा अपनी तरफ।
तो वो सारे एफर्ट से कॉस्ट नीचे आएगी तो ज्यादा बायर होंगे। मुंबई में जगह की कमी है, लिहाजा जमीन की कीमत आसमान पर रहती है। जब कोई बिल्डर प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसकी कॉस्ट ही इतनी हो जाती है कि एक बड़ा तबका उस दायरे से बाहर हो जाता है। लिहाजा हालात ऐसे हो गए हैं कि कीमतें नीचे नहीं आ रही और अफोर्डेबल घर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। नतीजा ये है कि बाजार में मायूसी है। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई।